वेलकम किड्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनटीए पेपर नंबर 16। ठीक है, वैसे तो ये मैंने आपके लिए कल रिकॉर्ड किया था, लेकिन अनलकीली साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था इस पेपर में, तो आज मैं वापस से डिस्कस करने वाला हूं ये एनटीए पेपर 16। आसान पेपर था, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो वो देखते हैं। तो देखना बेटा, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है इस पेपर का पहला क्वेश्चन, व्हेन बोथ द लिसनर एंड द सोर्सेज आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन बोथ द लिसनर्स एंड द सोर्सेज आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी इन द वेवलेंथ ऑफ द ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो आपके पास एक ऑब्जर्वर बेटा, डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। ऑब्जर्वर है आपके पास, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ओ से, और एक सोर्स है आपके पास, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ एस से। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है एफ डैश, वो क्या लिखी जाती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, और एक्चुअली में यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे कुछ करके आता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है। तो उसका सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है कि आप रियल लाइफ सिचुएशन में जाओ। सपोज करो आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, या आप ट्रेन की तरफ भागते हुए जा रहे हो। अगर ट्रेन आपकी तरफ आ रही है तो उस केस में सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, और अगर आप ट्रेन की तरफ भागते हुए जा रहे हो तो इस केस में ऑब्जर्वर ट्रेन की तरफ भागते हुए जा रहा है। दोनों केस में जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, वो आपको एलिवेटेड दिखाई देगी, ज्यादा सुनाई देगी। तो देखना यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हमेशा कहां आता है, न्यूमरेटर में आता है, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। अगर ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, अगर ऑब्जर्वर आपका सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, तो आपको प्लस साइन रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और जब आपका सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, उस केस में भी फ्रीक्वेंसी एलिवेटेड, तो न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है वो कम हो जाएगा आपका, तो उस केस में नीचे माइनस साइन रखेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एफ नॉट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज ग्रेटर देन 1, ये वाला जो क्वांटिटी है, ये पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो एफ डैश आ जाएगा वो ग्रेटर देन एफ नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्बडा जो है, लैम्बडा वो कम हो जाएगा, तो लैम्बडा डैश जो है वो लैम्बडा नॉट से कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई है, लैम्बडा आपका कम हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मोर फ्रीक्वेंसी लेस वेवलेंथ। सेकंड क्वेश्चन है, ए चेंज ऑफ 8 मिली एम्पियर इन एमीटर करंट ब्रिंग्स ए चेंज ऑफ 7.9 मिली एम्पियर इन द कलेक्टर करंट। तो आपको बोल रहा है कि एमीटर करंट में चेंज मतलब डेल्टा आई ई, वो 8 मिली एम्पियर दे रखा है, और आपको दे रखा है कलेक्टर करंट में चेंज। ये सेकंड क्वेश्चन है, कलेक्टर करंट में चेंज दे रखा है आपको 7.9 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले तो हम अल्फा निकालते हैं, करंट गेन, तो वो आ जाएगा डेल्टा आईसी डिवाइडेड बाय डेल्टा आईई, तो वो आ जाएगा 7.9 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आ जाएगा ये 9 पॉइंट, देखना सॉरी 9 पॉइंट नहीं, 0.99, तो 0.99 अप्रोक्सीमेटली 99 आएगा। देखो 972 और 770 अप्रोक्सीमेटली 0.99 के करीब आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में है 0.99। हाँ, अल्फा की वैल्यू आपके पास 0.99 आ जाएगी। अब आपको एक रिलेशन पता है, बीटा जो होता है, बीटा दैट इज अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये आपका करंट गेन है। ठीक है, करंट गेन फैक्टर। तो बीटा कितना आएगा आपके पास, अल्फा की वैल्यू 0.99 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.99, तो अप्रोक्सीमेटली 0.99 डिवाइडेड बाय 0.01, तो ये भी आ जाएगा 99 के करीब आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 1.35 वेबर टू 0.79। फ्लक्स चेंज हो रहा है बेटा आपका, तो ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में फ्लक्स जो है वो 1.35 वेबर से कितना हो रहा है, 0.79 वेबर, मतलब कम हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो आपको, और साथ में क्या दिया है, टाइम भी दिया हुआ है, dt टाइम दिया हुआ है 1/10 सेकंड में। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, आर ऑफ द कॉइल दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल दे रखा है वो 7 ओम दे रखा है, और आपसे पूछा है चार्ज फ्लोन dq। तो आपको पता है करंट जो होता है वो लिखा जाएगा E बाई आर, करंट को लिखते हैं dq बाई dt। ठीक है, और E जो होता है वो आता है डेल्टा फाई डिवाइड बाय आर और डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा क्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बेटा डेल्टा फाई है फ्लक्स में चेंज, तो कितना हो जाएगा 0.79 माइनस 1.35 और डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी तो कट गया, यहाँ पे आर रहेगा आपके पास। ठीक है, आर है आपके पास 7 ओम। ठीक है, 7 ओम। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 35 और 21, 56.56 डिवाइड बाय 7, तो 0.08 कुलैम, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। चार्ज फ्लोन जो है 0.08 कुलैम आंसर आ जाएगा। दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन, आसान सवाल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आसान आसान ही है, सारे क्वेश्चंस बहुत आसान दिए थे। नीट का एनटी का पेपर आसान ही आ रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हमको आइडेंटिफाई करने हैं वो हम लोग देखेंगे। तो मैं अभी जल्दी जल्दी करवाता हूं आपको, जो जो क्वेश्चंस मेरे को अच्छे लगते हैं वो मैं आपको करवाते जाता हूं। देखना फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है वेसल कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक वेसल है जिसमें 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 47 डिग्री है। तो देख लेते हैं 1 ग्राम ऑक्सीजन मतलब N1 जो है वो कितना है 1 डिवाइड बाई 32। प्रेशर दे रखा है आपको P1, वो कितना दे रखा है, प्रेशर आपको दे रखा है 10 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर आपको दे रखा है T1, वो दे रखा है 47 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर दूसरे शब्दों में 320 केल्विन। प्रेशर P2 वो बोल रहा है कि जब गैस लीक करती है, छेद हो गया उसमें से गैस लीक करती है तो प्रेशर 5/8 रह जाता है, 5/8 ऑफ ओरिजिनल P1। और जो टेम्परेचर है T2 वो 27 डिग्री रह जाता है या फिर दूसरे शब्दों में बोल लो 300 केल्विन रह जाता है। तो आपको निकालना है अमाउंट ऑफ गैस लीक्ड। तो एक बात का ध्यान रखना, जो गैस का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहना है। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। अभी कंटेनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रही बात। कंटेनर जो है आपका, हालांकि उसमें से गैस निकली लेकिन कंटेनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो कांस्टेंट है। तो आपको तो क्या लगाना है P1 V1 डिवाइड बाय N1 T1, सॉरी P1 V1, अच्छा V तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा P2 V डिवाइडेड बाय N2 T2। V से V कट गया तो आपको तो सिंपली N2 की वैल्यू निकालनी है। तो N2 कितना आ जाएगा आपके पास, देख लो P2 बाय P1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय T1 बाय T2 और मल्टीप्लाई बाय N1, दिस विल बी योर N2। यहां से नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग आ जाएंगे, रिमेनिंग, समझ में आ रही बात, रिमेनिंग मोल्स आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे रिमेनिंग, तो ये कितना आएगा आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो 1/48 आएगा, ठीक है, 1/48 मोल्स आएगा। मास जो रिमेनिंग है, मास रिमेनिंग कितना आ जाएगा, रिमेनिंग मास कितना आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। तो 1/48 मल्टीप्लाई बाय 32 ग्राम, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 2/3 ग्राम। ये रिमेनिंग मास है। तो लीक्ड आउट कितना हो जाएगा, जो आपके पास ओरिजिनल था, ओरिजिनल कितना था 1 ग्राम, तो 1 ग्राम माइनस 2/3 ग्राम, तो ये आ जाएगा 1/3 ग्राम। इतना आपका लीक कर गया गैस। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था ये, दिस वाज योर फोर्थ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, गैल्वेनोमीटर विद स्केल डिवाइडेड इनटू 150। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर है जो 150 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करता है। करंट सेंसिटिविटी आपको 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर दे रखी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट दे रखी है। फाइंड द शंट रेजिस्टेंस फॉर मेकिंग ए एमीटर ऑफ 6 एम्पियर। 6 एम्पियर उसकी रेंज बनानी है। तो अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात दे रखी है आपको, या तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर का डायरेक्ट रेजिस्टेंस दे देता, देखो यहां पे दो चीजें आपको, अगर एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसका खुद का रेजिस्टेंस कैपिटल G है, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आपको एक शंट लगाना पड़ेगा। तो जो वैल्यू होती है हम लोग क्या लिखते हैं, यहां से I, ये रेंज होती है, इसमें IG जाता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, इधर I माइनस IG जाता है। तो हम लोग सेफली क्या लिखते हैं, IG इंटू G, कैपिटल G बराबर I माइनस IG इंटू S, ठीक है। अब लेकिन यहां पे हमको IG भी नहीं पता, ठीक है, और G भी नहीं पता, दोनों ही नहीं पता। तो उसके लिए हमको करंट सेंसिटिविटी दे रखी है, करंट सेंसिटिविटी कितनी दे रखी है, वो 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, ठीक है, ये करंट सेंसिटिविटी दे रखी है। और टोटल डिवीजन कितना है, टोटल डिवीजन कितना है, वो 150 है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि IG की वैल्यू कितनी होगी, तो देख लो 1 मिली एम्पियर, इसको उल्टा लटका दो, 1 मिली एम्पियर डिवाइड बाय 10 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय टोटल डिवीजन 150, ये आ जाएगा आपके पास 15 मिली एम्पियर। ये आपके पास टोटल करंट आ जाएगी, मतलब IG आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको वोल्टेज निकालना हो, ठीक है, वोल्टेज VG, तो वोल्टेज भी सेम ऐसे निकालना है आपको, VG। अगर आपको वोल्टेज निकालने को बोलूं मैं यहां पे, तो VG जो आएगा, VG लिखा जाएगा, उसकी जो दे रखा है वो 2 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 इंटू 150, आई थिंक यही दे रखा है, 10 डिवीजन नहीं, क्या दे रखा है करंट से, 2 डिवीजन दे रखा है, ये 2 डिवीजन दे रखा है। तो यहां पे आपको 2 डिवाइड करना पड़ेगा, 1, तो ये आ जाएगा 75 मिली वोल्ट। अभी आपके पास IG आ गया, आपके पास VG आ गया, तो जो कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वो लिखा जाएगा VG बाय IG, तो कितना आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 15, मतलब आ जाएगा 5 ओम। अब आ गया आपके पास, सब कुछ आ गया, आपके पास IG की वैल्यू है, आपके पास G है, आपके पास I भी है। I जो है वो रेंज है, रेंज, और वो क्वेश्चन में 6 एम्पियर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 6 एम्पियर दे रखी है। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां पे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S बराबर IG है आपके पास 15 मिली एम्पियर, और G की वैल्यू है आपके पास 5 निकाले हो आप, और I माइनस IG, ठीक है। I को क्या, इसको तो इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, बहुत छोटा है, I की वैल्यू 6 रख दो तो 15, तो 75
मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 25/2 मिली एम्पियर, नहीं मिली ओम, तो 25 मिली ओम या फिर 12.5 मिली ओम, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, इसमें सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिए, गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया, आपका करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में इसने इंफॉर्मेशन देके आपसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकलवा ली। तो इट वाज ए गुड क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड इट। सो दिस वाज योर 5th क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है सारे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, 6th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि 6th क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा। तो 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन आपका बोल रहा है ये सॉरी 10th क्वेश्चन था ये। दिस वाज योर 10th क्वेश्चन, दिस वाज योर 10th क्वेश्चन, नॉट 5th क्वेश्चन। मैं एकदम से जंप कर गया हूं शायद, लेट मी सी, जंप कर गया हूं मैं, 5 क्वेश्चन मैंने जंप कर दिए। चलो देखते हैं। यस, 5th क्वेश्चन क्या है, 5th पढ़ रहा हूं मैं। इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड गैस इज चेंज इन सच ए मैनर दैट द गैस रिलीजेस। तो 6th क्वेश्चन में डेल्टा क्यू दे रखा है, गैस रिलीज कर रहा है, तो -20 जूल, क्योंकि हीट रिलीज है। अगर फिजिकल प्रोसेस में हीट रिलीज होती है तो उसको क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। अगर हीट एब्जॉर्ब होती तो क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। वर्क डन इज ऑन द गैस, तो W जो दे रखा है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 जूल। अब इसको भी माइनस में लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस लिखा हुआ है। अगर वर्क डन बाय द गैस आता तो उसको पॉजिटिव लेते, वर्क डन ऑन द गैस। सुन लो, फिजिक्स में अगर गैस के ऊपर वर्क हुआ है तो उसको, अच्छा फिजिक्स की बात नहीं है, कहीं पे भी अगर गैस के ऊपर वर्क हुआ है तो उसको सराउंडिंग ने अगर गैस के ऊपर वर्क किया है तो उसको नेगेटिव लेना है, और अगर गैस ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया है तो उसको पॉजिटिव लेना है। समझ में आ गई बात। और इंटरनल एनर्जी चेंज आपको निकालना है, ठीक है। और इनिशियल इंटरनल एनर्जी आई थिंक दी हुई है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी दी हुई है 30 जूल, तो आपको फाइनल इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या होती है, dq बराबर dw प्लस, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो यहां से जो du आएगा आपका वो कितना आएगा, dq माइनस dw। dq कितना है आपका, -20 जूल, ठीक है, और -8 जूल, तो ये आ जाएगा -12 जूल, ठीक है। अब आपको पूछा है du मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है, बराबर -12 जूल। तो यहां से अगर u फाइनल देखोगे तो आ जाएगा u इनिशियल प्लस 12 जूल, सॉरी -12 जूल। अभी u इनिशियल जो है वो 30 जूल है, तो 30 - 12 जूल, ये आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 18 जूल आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5th था ये। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते बेटा। द पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए ट्रेन हैज टाइम पीरियड t व्हेन द ट्रेन, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं है मतलब आसान क्वेश्चन है। एक पेंडुलम है आपके पास, जिसको अगर आपने, ट्रेन आपकी खड़ी है, एक रेस्ट में खड़ी है, और उसकी सीलिंग से आपने लटका रखा है पेंडुलम को, तो उसका टाइम पीरियड t बोला है, कितना बोला है, t बोला है। अभी अगर ट्रेन आगे एक्सेलरेट कर जाए, है ना, a एक्सेलरेशन से एकदम से स्टार्ट हो जाए, एक्सेलरेट कर जाए, तो उस केस में नया टाइम पीरियड निकालना है आपको, और पता करना है कि पुराने टाइम पीरियड से छोटा होगा बड़ा होगा। तो 7th क्वेश्चन है, तो देख लो, ये आपका ट्रेन है, यहां से आपका ये ट्रेन का डब्बा है, और इसमें आपने लगा रखा है ये यहाँ पे एक पेंडुलम, ठीक है। अगर अभी देखो आप, तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे t बराबर mg आएगा, ठीक है, t बराबर mg आएगा, टेंशन है ये, और जो टाइम पीरियड आएगा कैपिटल T, वो लिखा जाएगा 2π√L/g। अब अगर एकदम से ये स्टार्ट कर दे, एक्सेलरेट कर दे, है ना, ये जो कार्ट है ये स्टार्ट एक्सेलरेट कर दे a एक्सेलरेशन से, तो जो ये पेंडुलम है आपका, जो इनिशियल पोजीशन था उससे कुछ एंगल पे आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा g तो अभी भी, mg तो नीचे ही लगेगा, बस एक इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, दैट इज m × a। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा m रूट में a² + g², क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे, और वो इस बार टेंशन को बैलेंस करेगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो g जो है वो आपका g इफेक्टिव बन जाएगा इस बार, ठीक है, g चेंज हो गया आपका। तो जो फॉर्मूला आएगा टाइम पीरियड का t डैश, वो क्या लिख सकते हो, 2π√L/g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव जो आएगा वो आएगा 2π√L/√g² + a²। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज कर गई, तो टाइम पीरियड आपका डिक्रीज कर जाएगा, जो t डैश है वो लेस देन t0 होगा, ये जो इनिशियल टाइम पीरियड था t0 उससे कम होगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है इफेक्टिव जी लेके। वैसे ही अगर पानी वगैरह में ले जाते हैं तो वहां पे भी इफेक्टिव जी ले लिया करो, पानी में क्या करता है, बायोन्सी फोर्स लगता है, उसके कारण कुछ इफेक्टिव जी आता है, तो वहां पे भी देख लेना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 7th क्वेश्चन। अर्थ का मास दे रखा है और सन के चारों ओर घूम रही है अर्थ, सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है, फोर्स बेटा आसान है ये तो, देखो mv², फोर्स जो है वो mv²/r होता है। 7th क्वेश्चन है, v जो है वो ले लेना √gm/r, ठीक है, बस खत्म आंसर। ये वैल्यू डाल देना यहाँ पे, यही फोर्स की वैल्यू है, समझ में आ गई बात। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो mv²/r है, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो √gm/r होगी, तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन है, एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल रिड्यूसेस फ्रॉम a0 to a0/3 इन 1 आवर, द एक्टिविटी आफ्टर 3 more hours। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे मोर वर्ड बोल दिया ना, तो ये 8वें नंबर का क्वेश्चन। देखना, एक्टिविटी जो है वो आपकी a0/√3 हो गई, कितना टाइम कितना लगा है उसको, 1 आवर, समझ में आ गई बात।
तो एक्टिविटी लिखी क्या जाती है, तो बहुत बार आ चुका है, इस बार इस पे क्वेश्चन बनना पक्का है। एक्टिविटी लिखी जाती है लैम्बडा इंटू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, और इसको बोलते हैं ए नॉट। तो एक्टिविटी जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी ए बराबर ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। तो ए जो है वो ए नॉट डिवाइड बाय 1/√3 बराबर ए नॉट और ई टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू 1 आवर, ठीक है 1 आवर है ना। तो यहां से ए नॉट कट गया। अब आपसे पूछा है 3 मोर आवर्स। 3 मोर आवर्स का मतलब टोटल टाइम कितना हो गया स्टार्टिंग से 4 आवर्स, ये कहते हैं यहां पे। आफ्टर 3 मोर आवर्स, आफ्टर 3 मोर आवर्स, 3 घंटे और 1 घंटा पहले से बीत गया, 3 घंटे और, तो टी बराबर हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4 आवर। तो वहां पे एक्टिविटी निकालना है तो कितना होगा, ए बराबर ए नॉट ई टू द पावर माइनस 3 की जगह 4, तो ये लिख सकते हैं लैम्बडा टी और की पावर 4। समझ में आ गई बात। तो हमको तो इसकी वैल्यू यहां से उठा के रखनी है। ये जो है ना इसकी वैल्यू 1/√3 है, देख लो इसकी वैल्यू 1/√3, तो ये हो जाएगा ए नॉट 1/√3 की पावर 4, और √3 की पावर 4 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ए नॉट बाय 9। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर स्टोन इज थ्रोन अप। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। एक टावर है उससे एक स्टोन को आपने ऊपर फेंका है, ठीक है 9 सेकंड लेता है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। फिर आगे बात करता हूं, जब अगर नीचे फेंको तो 4 सेकंड लेता है, अगर रिलीज करो तो T3, तो T3 निकालना है आपको। देखना ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है एक स्टोन है जिसको आपने टावर से ऊपर फेंका है कुछ स्पीड से, तो वो नीचे आने में 9 सेकंड लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखना, एक टावर बना लेते हैं, 3 कंडीशन दी हुई है तो 3 बार टावर बनाना पड़ेगा। ये रहा 3 बार टावर। एक बार आपने ऊपर फेंका है यू से, तो टाइम जो लगेगा इसको, टाइम वो लगेगा 9 सेकंड। तो यहां से यहां अगर जब ये इधर आएगा तो इधर भी यू रहेगा। जब आपने सिंपली ड्रॉप किया है तो इसकी हाइट h मान लो, तो टाइम जो लग रहा है इसको लग रहा है 4 सेकंड, आई गेस 4 सेकंड ही लग रहा है ना, टाइम जो लग रहा है इसको 4 सेकंड, सही बात है 4 सेकंड लग रहा है। और जब आपने इसको ड्रॉप किया है तो u बराबर 0, तो टाइम इसका T3 वो निकालना है हमको। तो सबसे पहले तो ये देखो, यहां से यहां भी 4 सेकंड लगेगा इसको, अरे सेम ही तो कंडीशन है, ये 4 सेकंड ये 4 सेकंड, तो ये वाला जो टाइम ऑफ फ्लाइट है यहां से यहां तक का ये 5 सेकंड लगेगा, और वो क्या लिखा जाता है 2u/g। इतने से को आप प्रोजेक्टाइल मोशन मान लो, इस नीचे को भूल जाओ, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मान लो। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर से लेके नीचे आने में टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है। तो यहां पे देखना u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिवाइड बाय 2 मतलब 25/25 मीटर पर सेकंड, ठीक है ये u की वैल्यू आ गई। अब जब आपने इसको नीचे फेंका है तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, ये h हाइट, h बराबर ut, u कितना है 25, t कितना है 4 प्लस हाफ, g कितना है 10 और t स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो ये कितना आ जाएगा 100 + 80, कितना आ गया 180। ये आपका हाइट आ गया, टावर का हाइट आ गया। अब आपको तो यहाँ पे T3 निकालना है, तो T3 में u तो 0 है, तो 0 + हाफ मतलब h बराबर 0 + हाफ g इंटू T3 का स्क्वायर, तो T3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2h/g। 2h कितना है आपके पास 180 और डिवाइड बाय g मतलब 10, तो ये आ जाएगा √36 मतलब कितना आ जाएगा 6 सेकंड लगेगा इसको। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें पता कर ली आपका। टावर से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल, टावर से नीचे की तरफ प्रोजेक्टाइल और टावर से सिंपल रिलीज, तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में आ गई। नाइस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 10th मैंने डिस्कस कर दिया, 11th की तरफ चलते हैं बेटा। 11th क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन द मटेरियल इज 60 डिग्री द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। बहुत आसान है, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है, तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ब्रूस्टर एंगल कहलाता है, ठीक है ये 11th क्वेश्चन है। तो 11th क्वेश्चन में ब्रूस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट है, ब्रूस्टर एंगल कि इसके ऊपर आपने लाइट डाली है इस एंगल के ऊपर, तो यहां पे ध्यान देना tan ऑफ i बराबर म्यू होता है, तो म्यू आपके पास सिंपल आ जाएगा 1060 आते ही मतलब म्यू की वैल्यू √3 आ गई। आपसे वेलोसिटी इन लाइट इन मीडियम पूछा है तो वो तो सिंपल सा आ जाएगा c डिवाइडेड बाय √3, तो आंसर आ जाएगा √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ये आपका आंसर आ जाएगा 11th क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12th क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 12th क्वेश्चन बोल रहा है फिगर शोज एन एम्पिरियन पाथ ABCD। अरे बाबा ये तो थोड़ा सा इसका डायग्राम भी अजीब सा है, देखते हैं। ऐसा कुछ पाथ बना रखा है, ठीक है मैं बनाने की ट्राई करता हूं, मेरे से बनेगा भी क्या, लेट मी ट्राई। आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू मेक द पाथ एग्जैक्टली और नॉट। ऐसा पाथ दे रखा है, ठीक है इसमें एक लूप है ऐसे करके और इसमें एक लूप है ऐसे करके, ठीक है ऐसे दिल की शेप में, इधर ऐसे जा रहे हो इधर ऐसे जा रहे हो, इधर से कुछ करंट आ रही है, मान लो I3 दे रखी है एक तो, और एक नीचे जा रही है I3, और एक फिर I1 जा रही है इधर, I1 पता नहीं किधर जा रही है वो, आगे I1 जा रही है और वो निकल जा रही है सीधा, I1 जो है वो सीधा निकल जा रही है, और एक I2 इधर से जा रही है।
तो सबसे पहले तो देखो I3 जो है वो ऊपर वाले लूप से जाके नीचे वाले लूप में जा रही है, तो नेट करंट तो जीरो हो गई, I3 का कोई रोल नहीं आएगा, I1 का रोल आएगा। तो इंटीग्रेशन B.dl पूछा है आपसे, वो लिखा जाएगा म्यू नॉट और I एनक्लोज। अब बस आपको ये देखना है कि जो करंट्स हैं ये I1, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये आपका लूप है, ये ऐसा प्लेन है, इसमें ये ऐसे चल रहे हो, करंट ऐसे है, तो उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में आप घूम रहे हो इस लूप में, जिस डायरेक्शन में यू आर ट्राइंग टू रोटेट उसी डायरेक्शन में आपका करंट का डायरेक्शन आएगा, तो वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है म्यू नॉट I1 भी पॉजिटिव होगा प्लस I2 भी पॉजिटिव होगा, I3 का रोल जीरो हो जाएगा क्योंकि जितना I3 पहले वाले ऊपर वाले लूप से जा रहा है उतना I3 नीचे वाले लूप से निकल जा रहा है। तो ये आपके पास I1 प्लस I2 आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट I1 प्लस I2 आंसर आ जाएगा, देख लेना डी ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन। ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स, अब यहां पे क्या है, एक ऑब्जर्वर है जो किसकी तरफ बढ़ रहा है, सोर्स की तरफ बढ़ रहा है। ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ बढ़ रहा है और स्पीड भी दे रखी है, शायद स्पीड कितनी दे रखी है, 1/5 स्पीड दे रखी है, 1/5 स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है। तो ये भी देख लो डॉपलर इफेक्ट पे सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका, ये अभी दूसरा क्वेश्चन आ गया ये डॉपलर इफेक्ट पे। 13 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। ये ऑब्जर्वर है आपका, ठीक है, और ये सोर्स है, सोर्स इस बार रेस्ट पे। सुन लो ध्यान से, अगर सोर्स रेस्ट पे है ना तो वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा, वेवलेंथ डज नॉट चेंज, इस बात को गांठ बांध लो। अगर सोर्स कांस्टेंट है तो वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सोर्स के कांस्टेंट होने से वेवलेंथ, सोर्स अगर रेस्ट पे है तो वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दे रखी है आपको, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय 5, 1/5 ऑफ साउंड वेलोसिटी। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो एफ डैश कितना लिखा जाएगा, वेलोसिटी v प्लस आ जाएगा ना, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और v माइनस 0, सोर्स तो रेस्ट पे, और इंटू एफ नॉट, तो ये कितना आ जाएगा 6/5v, ठीक है, इंटू एफ नॉट, तो ये कितना आ जाएगा, और डिवाइड बाई v, तो ये आ जाएगा 1.2 एफ नॉट। तो जो फ्रीक्वेंसी है आपकी एफ डैश वो 1.2 एफ नॉट हो जाएगी, जो लैम्बडा डैश है वो लैम्बडा नॉट के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर सोर्स आपका रेस्ट पे तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगा। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं कैमरा रीसेट करता हूं, जब तक हम लोगों ने 13 था, ये 14 क्वेश्चन देखेंगे, बट लेट मी रीसेट द कैमरा फर्स्ट, ओके। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर फ्रॉम रेस्ट एंड साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। और आपको ग्राफ बनाना है किस किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में। तो देखना आसान क्वेश्चन है, स्टोन है जिसको एक को तो आपने ड्रॉप किया है, वापस से काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, इसमें रिलेटिव मोशन से सॉल्व करना पड़ेगा हमको। चाहो तो मत लगाओ रिलेटिव मोशन, लेकिन रिलेटिव मोशन लगाते बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो जाता है। देखना बेटा 14 क्वेश्चन, आपने क्या किया है, एक पत्थर लिया है, एक पत्थर को ऊपर फेंका है u स्पीड से, और एक पत्थर को आपने क्या किया है, शायद ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है। तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है u इनिशियल वो 0 है, उसकी u है। अच्छा, इसके ऊपर एक्सेलरेशन नीचे g लगेगा, इसके ऊपर भी g लगेगा। तो हमको क्या दिखाना है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो हमको s रिलेटिव निकालना है, s रिलेटिव, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, ठीक है। अरे वही तो जाएगी इनके बीच की डिस्टेंस, देखो ना, एक नीचे जाता रहेगा एक ऊपर जाता रहेगा, तो डिस्टेंस इंक्रीज करती रहेगी। तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का s रिलेटिव निकालना है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, s रिलेटिव इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी t प्लस हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन और इंटू टी स्क्वायर। अब देखना रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, है कि नहीं है, और एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है माइनस जी जे कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी उसी डायरेक्शन में है, उतना ही है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 आ गया। इसका मतलब ये कैसा है, यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, यहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ गया, इसका मतलब यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, और खत्म हो गया। अगर यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन है तो देख लो यहाँ पे एस रिलेटिव जो होगा वो कितना आ जाएगा, यू रिलेटिव और मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यही कर्व पूछा था आपसे, एस रिलेटिव का और टी का कर्व पूछा था। तो ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप होगा टेन थीटा वो लिखा जाएगा वी रिलेटिव। कितना लिखा जाएगा, वी रिलेटिव। और वी रिलेटिव कितना है यहाँ पे देख लो, u माइनस 0, मतलब वी रिलेटिव है u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। और पॉजिटिव है u, तो इसलिए ऐसा आएगा। अगर इसको जो है a मानते, इसको ड्रॉप करते, उसको फेंकते, तो फिर माइनस नेगेटिव आ जाता। इट्स जस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसको पॉजिटिव लेते हो किसको नेगेटिव लेते हो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फोकल लेंथ ऑफ एफ एंड एफ डैश, दो लेंथ दे रखे हैं आपको, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है एफ और एफ डैश, और डिस्पर्सिव पावर का रिलेशन दे रखा है। तो बेटा यहाँ पे आपसे पूछा है फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन, तो आपको पता होना चाहिए फोकल लेंथ और डिस्पर्सिव पावर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं, समझ में आ गई बात। तो आप ये लिख सकते हो कि एफ अपॉन एफ डैश बराबर एक माइनस साइन आता है ω1 अपॉन ω2, तो आ जाएगा माइनस ω0 अपॉन 2ω0, ठीक है। तो यहां से एफ डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ 2f, डायरेक्ट सवाल था ये। तो एफ डैश बराबर माइनस ऑफ 2f। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 16 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए 30 वोल्ट 90 वोल्ट 30 वोल्ट का लैंप है,
सॉरी 30 वोल्ट, हाँ कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया ये, दिस इज 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो अपने पास एक बल्ब है जो 30 वोल्ट और 90 वॉट की पावर पे रन होता है। इसका रेजिस्टेंस जो आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, मतलब वी स्क्वायर किसका, 30 का स्क्वायर, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 90, तो ये आ जाएगा 900 डिवाइड बाय 90 मतलब 10 ओम। तो बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम, ठीक है। अब आपने इसको 120 वोल्ट की डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया है, तो ये जो बल्ब है आपका, आपने क्या किया, इसको 120 वोल्ट की डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया है, 120 वोल्ट की। अब आपको फुल ग्लो करवाना है, ठीक है, फुल ग्लो करवाना है। अब फुल ग्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आना चाहिए, 30 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज आए, देखो मैं तो सिंपल सा बता रहा हूं, अगर इसके अक्रॉस 30 वोल्ट वोल्टेज आ जाए तो ये फुल ग्लो कर जाएगा, समझ में आ रही बात। तो बाकी जो बचा वो आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा यहां पे, जिसके अभी अगर लगा दिया तो फूंक जाएगा, अगर अभी आपने लगा दिया यहाँ पे पूरा 120 तो ये मर जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। आपको इसको बचाना भी है और फुल ग्लो भी करवाना है। अगर आपने इसको सीधा 120 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो ये फूंक जाएगा, लेकिन आपको इसको सेव भी करना है और इसको फुल ग्लो भी करवाना है। फुल ग्लो करवाने के लिए इसको सिर्फ 30 वोल्ट चाहिए, तो इसके अक्रॉस कितना आना चाहिए, 90 वोल्ट आना चाहिए। और वोल्टेज हमेशा, करंट सेम रहती है सीरीज में, तो वोल्टेज हमेशा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेजिस्टेंस के रेशो में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, और ये वोल्टेज से 3 गुना है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। तो आपको कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, 30 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये 16 क्वेश्चन था। 17 क्वेश्चन बोल रहा है टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज अप्लाइड टू अ सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। आपने क्या किया है, टॉर्क लगाया है, ठीक है, किसके ऊपर, सॉलिड सिलेंडर के ऊपर और सॉलिड स्फीयर के ऊपर, और आपसे पूछा है कि और दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं, ऐसा बोला है उन्होंने, शायद नहीं, ऐसा नहीं बोला है उन्होंने, क्या बोला है देखो, टॉर्क ऑफ इक्वल, टॉर्क सेम है, बोथ ऑफ हैविंग सेम मास, अच्छा मास और रेडियस सेम है, बोथ ऑफ देम आर फ्री टू रोटेट अबाउट देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा आपने सेम टॉर्क लगाया, तो आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है ना, ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखा जाता है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर है और एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है, एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और ये सॉलिड है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिस्क के माफिक लिखा जाता है। डिस्क का कितना होता है, mr²/2, तो इसका भी कितना हो जाएगा, mr² डिवाइड बाय 2। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, और इसके ऊपर आपने टॉर्क लगाया, सेम टॉर्क, तो टाउ बराबर टाउ1 बराबर टाउ2 है, ठीक है, ये टॉर्क है, तो वो लिखा जाएगा, टाउ जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है I1 α1 बराबर I2 α2। तो यहां से आपके पास α1 डिवाइड बाय α2 कितना आ जाएगा, I2 बाय I1, समझ में आ गई बात, I2 बाय I1, I2 मतलब सेकंड वाले का कितना आ जाएगा, mr²/2, और I1 मतलब 2/5 mr², तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 5/4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5/4, तो देख लो 5/4 आंसर आ जाएगा, α1 और α2 का आंसर। अच्छा यहां पे थोड़ा ध्यान दे लेना कि α1 किसको बोला है, α2 किसको बोला है। α1 जो मैंने बोला है वो इसको बोला है, सॉलिड स्फीयर को, α2 जो बोला है वो इसको बोला है। क्वेश्चन में शायद उल्टा बोला है, क्वेश्चन में पूछा है α2/α1, क्वेश्चन में α1 जो है वो उसको सिलेंडर को बोला है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर 4/5 आना चाहिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर 4/5 आना चाहिए। 18th क्वेश्चन, 2 balls of masses m and 2m are attached to end of a light rod of length l. The rod rotates with the angular speed omega about an axis passing through the center of mass of the system perpendicular to the system. Find the angular momentum of the system. बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन को क्लब कर दिया है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट एक साथ पूछ लिए। एक रॉड है आपके पास जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, एल लेंथ है। एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, क्वेश्चन ने एल लेंथ की रॉड दे रखी है, और आपने क्या किया है, उसके दोनों एंड्स पे मास को लगा रखा है, दो मासेस को लगा रखा है, ठीक है। एक रॉड ले लेते हैं हम लोग, ये एक रॉड है और यहाँ पे एक एंड पे आपने एक मास लगा रखा है m, और दूसरे एंड पे दूसरा मास लगा रखा है 2m। एक एक्सिस है जो इनके सेंटर ऑफ मास से पास करती है, मुझे पता करनी पड़ेगी पहले तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये वाला। तो इसकी लेंथ, टोटल लेंथ l है, समझ में आ गई बात। तो मुझे पहले तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करनी पड़ेगी, तो सेंटर ऑफ मास XCOM कितना लिखा जाता है, m1 x1। इसको ओरिजिन ले लो, ठीक है, ओरिजिन ले लो तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 तो m1 रहेगा, x1 कितना है 0, m2 कितना है 2m, और x1 x2 कितना है l, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m प्लस 2m, तो कितना आ जाएगा ये 2/3m, 2/3l, ये आपका XCOM आ जाएगा बेटा। और XCOM जो डिस्टेंस आएगी वो हमेशा हैवियर मास की तरफ आएगी, तो ये वाला हो जाएगा 2l/3, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा l/3। बेटा सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर मास की तरफ रहता है, ठीक है, तो इसलिए ये हैवियर मास 2m है, तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ शिफ्टेड रहेगा। अब आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है,
एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल बराबर आई ओमेगा। अब घूम रहा है ना पूरा सिस्टम ओमेगा, पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम तो बहुत आसानी से लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है आपको। और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 मानेंगे, क्योंकि रॉड जो है वो लाइट रॉड है, लाइट रॉड। अगर रॉड का मास भी कुछ होता तो भी लिखते है ना, लाइट रॉड है। तो यहाँ पे जो एल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आई ओमेगा। तो आई जो लिखा जाएगा वो इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 2m, और ये वाला मास कितने डिस्टेंस पे, l/3 पे, तो l/3 का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला मास है m, और वो वाला मास कितने डिस्टेंस पे, 2l/3, तो 2l/3 का होल स्क्वायर, और साथ में ओमेगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2ml²/9 प्लस ये आ जाएगा 4ml²/9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6ml²/9 और साथ में ओमेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 2/3 ml² ओमेगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, 19 क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट्स। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक मेटल सरफेस होती है, फोटोन्स आके गिरते हैं उसके ऊपर, एक पर्टिकुलर एनर्जी के, एक फिक्स एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। सपोज करो कि एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो वर्क फंक्शन जैसा कैलकुलेट बोलते हैं उसको। अगर मान लो आप फोटोन्स गिरा रहे हो और उनकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है, तो आप चाहे महीने भर साल भर बैठा के फोटोन्स गिराते रहो, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। लेकिन जिस मोमेंट आपने उस वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करवा दिया, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के कारण जो करंट आएगी उसको फोटो करंट बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पहली चीज तो यह है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी गिरानी पड़ेगी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, सपोज करो आपने एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी गिराई और वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो जो डिफरेंस आएगा ना एक्स माइनस वाई, वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के काम आएगा, एक्सेलरेट करवाने के काम आएगा इलेक्ट्रॉन को। तो वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कितनी फ्रीक्वेंसी की फोटोन्स आ रहे हैं, ये बात हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सिर्फ से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तीसरी चीज होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब भी मैं बोलूं तो नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन दैट सरफेस, ये कंसिडर करना, कितने फोटोन्स आपके सरफेस पे गिर रहे हैं। सपोज करो 1000 फोटोन्स गिरे, अच्छा पहली बात तो ये कि उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो वो जो फोटोन्स गिरेंगे आपके सरफेस पे, तो अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स गिरा रहे हो तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स गिरा रहे हो आप सरफेस पे, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने की। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के जितना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। तो इस हिसाब से आंसर देख लेना। इसमें जो गलत ऑप्शन पूछा था सेकंड ऑप्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, ये गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, पाप है, झूठ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सन टू बी ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r एट ए टेम्परेचर T0, इवेलुएट द टोटल रेडियंट पावर इंसिडेंट ऑन द अर्थ एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सन। तो टोटल रेडियंट पावर पूछा है, r0 इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट। तो आपसे ये पूछा है कि सन जो है उसको आप परफेक्ट स्फीयर मानना है और सन का टेम्परेचर T दे रखा है, सन की रेडियस r दे रखी है, तो हमको टोटल रेडियंट पावर निकालनी है। तो बेटा बहुत आसान सवाल है ये। तो देखना, सन जो है ये रहा सन का टेम्परेचर T दे रखा है हमको, ये कौन है, SUN सन, और सन का रेडियस कितना है r। तो ये जो पावर रेडिएट कर रहा है इस टाइम पे, पावर जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी सिग्मा, इसका जो सरफेस एरिया है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और जो इसका टेम्परेचर है T⁴ है ना, और साथ में इमिसिविटी भी आती है, लेकिन इमिसिविटी हम लोग जनरली 1 मान लेते हैं सन की, ठीक है, E। इसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान के, ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी 1 होती है। अगर यहाँ पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो E का फैक्टर भी आएगा, स्मॉल e, अरे यहाँ पे E का फैक्टर भी आएगा, और E फॉर सन जो है वो हम लोग क्या मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, इसलिए हम लोग सिंपली पावर को ऐसा लिख देते हैं। अब ये जो है ये तो इस पॉइंट पे, अब ये रेडिएट कर रहा है हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पे आते आते अर्थ तक आते आते जो इसकी इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये जो सेपरेशन है इसका अर्थ का वो r है। तो यहां पे इंटेंसिटी एट अर्थ, अगर अर्थ पे मैं इंटेंसिटी पूछूंगा तो वो क्या लिखी जाएगी, देखना ये वाला सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय T⁴ डिवाइड बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर इंटू T⁴। अब इतनी जो सनलाइट है, इतनी एनर्जी है सन के ऊपर, अर्थ के ऊपर फॉल कर रही है, तो अर्थ को जो सिर्फ और सिर्फ इतने प्रोजेक्टेड एरिया में आती हुई दिखाई देगी ये सनलाइट, बाकी तो वेस्ट है उसके लिए। अर्थ की रेडियस r है, तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया r0 है, तो प्रोजेक्टेड एरिया जो लिखा जाएगा वो पाई r0 लिखा जाएगा। तो टोटल रेडियंट पावर कितना लिखा जाएगा बेटा, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वो एरिया पाई r0 स्क्वायर। इंटेंसिटी आपके पास है ही, और पाई r0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास एक सिलेंडर दे रखा है, बीकर दे रखा है, उसमें पानी भरा हुआ है, 2 होल कर रखे हैं और दोनों होल के बीच में h डिस्टेंस है, h सेपरेशन है। तो आपको निकालना है फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, ठीक है, बीकर के ऊपर नेट थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा। तो देख लेते हैं हम लोग।
तो मान लो एक बीकर है आपके पास, ठीक है, अगर आप उसमें होल करते हो, एक बीकर है उसमें एक होल करते हो और यहां से पानी v वेलोसिटी से बाहर निकलता है, तो जो थ्रस्ट फोर्स लगता है, एफ थ्रस्ट फोर्स लगता है, वो कितना लगता है, हाफ रो ए वी स्क्वायर, ये थ्रस्ट फोर्स लगता है। लेकिन इसमें आपने दो होल किए हैं, यहां से जो पानी निकल रहा है वो निकल रहा है, हमको नहीं पता v1 v2 लेना पड़ेगा हमको, तो यहां से v1 से यहां से v2 से निकल रहा है, ठीक है। तो हमको अभी देखना यहां पे पानी भरा हुआ है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बर्नौली इक्वेशन लगाना पड़ेगा ए और बी पे। तो जो बर्नौली इक्वेशन है वो क्या बोलती है, प्रेशर एट ए प्लस हाफ डेंसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस रो जी एच ए वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो वो किसके बराबर आने वाला है, प्रेशर एट बी, ठीक है, प्लस हाफ रो वेलोसिटी ऑफ बी प्लस रो जी एच ऑफ बी, ठीक है। अब देखना बेटा, प्रेशर ऑफ ए वो तो बराबर है प्रेशर ऑफ बी के, ठीक है, क्यों, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अरे छेद हो रखा है ना वहां पे, अरे आपने छेद कर रखा है ना बेटा, छेद का मतलब है वो एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में, यहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है, यहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो दोनों का प्रेशर तो सेम है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अगला देखना, इसको रेफरेंस पॉइंट ले लो, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, बी को रेफरेंस पॉइंट ले लो, तो एच ऑफ बी कितना हो गया, 0 हो गया, और एच ऑफ ए की हाइट एच ऑफ ए कितना हो गया, वो स्मॉल एच हो गया, ठीक है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आपको तो क्या निकालना है, एच ऑफ बी 0 कर दो, एच ऑफ ए, तो देख लो हाफ रो वी ए स्क्वायर माइनस सॉरी वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, दैट विल बी रो जी एच, ठीक है। यहां से आपके पास में आपको क्या निकालना था, यू नीड टू फाइंड आउट थ्रस्ट फोर्स निकालना था आपको। तो थ्रस्ट फोर्स जो लिखा जाएगा बेटा, सही तो चल रहे हैं हम लोग, थ्रस्ट फोर्स जो लिखा जाना है वो एरिया से मल्टीप्लाई करना है आपको इसको, ठीक है, ये एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, तो एरिया से मल्टीप्लाई करने पे आपको थ्रस्ट फोर्स मिलना चाहिए। थ्रस्ट फोर्स जो मिलेगा आपको वो 2 का फैक्टर क्यों आ रहा है यहाँ पे, 2 का फैक्टर रो जी एच, फोर्स जो लिखा जाएगा आपका अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अच्छा फोर्स जो होता है वो रो ए वी स्क्वायर होता है, तो ये 2 इधर जाएगा, राइट, 2 इधर जाएगा, फोर्स जो होता है वो रो ए वी स्क्वायर होता है। अब सही है, ये आ गया आपके पास थ्रस्ट फोर्स एफ थ्रस्ट, ठीक है, एफ थ्रस्ट ये लगेगा और इधर लगेगा, इसके ऊपर नेट थ्रस्ट फोर्स इधर लगेगा, समझ में, सॉरी पीछे लगेगा, नेट थ्रस्ट फोर्स पीछे लगेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जो है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो इधर इस साइड इसकी वेलोसिटी ज्यादा, अरे v1 जो है v1 दैट इज ग्रेटर देन v2, क्योंकि नीचे जितना फोर्स ये पानी बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स पीछे लगेगा, और v1 की वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण डाउनवर्ड से थ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगा, तो नेट फोर्स बैकवर्ड लगेगा, तो पीछे भागेगा, ये जो कंटेनर है पीछे भागेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आसान सर्किट का क्वेश्चन था, रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर, 3 ओम 6 ओम 2 ओम और 10 वोल्ट की बैटरी है। तो आपके पास एक सर्किट दे रखा है जिसमें कुछ कुछ रेजिस्टेंस लगा रखे हैं आपने, सर्किट में कुछ कुछ रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, तो देखना है यहाँ पे क्या क्या रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, 3 ओम और 6 ओम और 2 ओम, ठीक है। तो ये आपका सर्किट है जो क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी कौन सा क्वेश्चन है, ये 22, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं हम लोग। तो देखना है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बेटा, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपने एक एमीटर लगा रखा है, यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा रखी है जो 10 वोल्ट की बैटरी है, और एक और रेजिस्टेंस लगा रखा है जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको तो एमीटर की रीडिंग निकालनी है, एमीटर की रीडिंग निकालने के लिए बेसिकली आपको इसमें से करंट निकालनी पड़ेगी। अच्छा ये जो एमीटर है बेटा आइडियल दे रखा है, आइडियल एमीटर क्या दे रखा है, आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर 0 दे रखा है, ठीक है। चलो यहां से आई करंट गई, यहां डिवाइड होगी I1 और I2, समझ में आएगी, दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में होने के कारण इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम, और फिर 2 और 2 कितना हो जाएगा, सीरीज में आ जाएंगे, सीरीज, तो वो आ जाएगा 4 ओम। तो करंट जो आ जाएगी नेट करंट आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 5/2 एम्पियर। अब आपको तो करंट को डिवाइड करना है इनवर्स रेशियो में, तो I1 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 6 और मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 इंटू 5/2 मतलब 5/6 एम्पियर आ जाएगा आपके पास करंट। कितना आ जाएगा करंट आपके पास, 5/6 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जो करंट एमीटर में जाएगी वही रीडिंग होगी, तो आंसर आ जाएगा 5/6। अगला क्वेश्चन है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर इज कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम, द कैपिलरी ट्यूब हैज द डायमीटर ऑफ 0.004 एंड द बल्ब हैज द डायमीटर ऑफ 0.25। तो आपके पास एक बल्ब दे रखा है ना, मर्करी थर्मोमीटर बना रखा है बेसिकली, मर्करी थर्मोमीटर में नीचे एक बल्ब दे रखा है, स्फेरिकल फ्लास्क दे रखा है, उस स्फेरिकल फ्लास्क का आपको डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर एक कैपिलरी लगा रखा है। तो बेसिकली थर्मोमीटर किस बेसिस पे काम करेगा, एक्सपेंशन ऑफ द मेटल्स, एक्सपेंशन ऑफ द मेटल्स के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। अभी मर्करी जो है वो एक मेटल है, हालांकि लिक्विड फॉर्म में, लेकिन है तो मेटल, तो जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसमें एक्सपेंशन होता है, तो वो राइज करेगा कैपिलरी में, तो हमको तो सिंपली वो राइज निकालना है बेसिकली, तो जो भी पूछा है आपसे वो आंसर आ जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी दे रखा है इन्होंने शायद, कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस लगाया आपने। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 23rd क्वेश्चन है,
23rd क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसे करके कैपिलरी है और नीचे ऐसे फ्लास्क दे रखा है, इसमें आपने मरकरी भर रखा है। सपोज करो यहां तक पानी भर गया, चढ़ गया इसमें मरकरी। टेम्परेचर डिफरेंस कितना लगाया आपने? 30 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस लगाया, 30 डिग्री का। तो टी जो है डेल्टा टी वो 30 डिग्री है। अब अगर मैं आपसे पूछूं जो वॉल्यूम एक्सपेंशन लिखा जाएगा वो गामा डेल्टा टी लिखा जाएगा। गामा जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, ये सबको पता है। और वो गामा जो लिखा जाता है वो 3 अल्फा लिखा जाता है, लेकिन कंडीशन ये एक ही है, ओनली व्हेन एक्सपेंशन इज आइसोट्रोपिक। एक्सपेंशन इज आइसोट्रोपिक का मतलब है कि जो भी मटेरियल है उसका जो तीनों डायमेंशन में अल्फा एक्स बराबर अल्फा वाई बराबर अल्फा जेड जो है अल्फा के बराबर होना चाहिए, तब जाके ये लिखा जाएगा। तो अगर यहां से आप डेल्टा वी निकालो तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा? वी नॉट गैमा डेल्टा टी, ये आपके पास डेल्टा वी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब आपको तो क्या निकालना है? हाइट। अब देखना जो आपके पास ये डेल्टा वी है, डेल्टा आपको हाइट का क्वेश्चन पूछा क्या है इसमें? क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द चेंज इन द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम विद टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री चेंज। आपको मर्करी कॉलम की हाइट में चेंज निकालना है। तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, ये वॉल्यूम में चेंज आएगा, ये क्या लिखा जाएगा? एरिया ऑफ कैपिलरी है ना, और मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय वी नॉट। वी नॉट इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल बल्ब, रेडियस ऑफ बल्ब का क्यूब। और गैमा तो हमको ठीक है गैमा रख देते हैं और डेल्टा टी को 30 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से एच हाइट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब आर बल्ब और डिवाइड बाय एरिया ऑफ कैपिलरी वो आ जाएगा पाई आर ऑफ कैपिलरी का स्क्वायर और यहां पे गैमा और इंटू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ऐसा जो ऑप्शन में दे रखा है, क्या क्या वैल्यूज दे रखे हैं हमको पता ही नहीं है। गैमा भी हमको नहीं दिया हुआ है, गैमा हमको दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में, ये गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन अधूरा है। ये गामा देना चाहिए था ना, क्वेश्चन अधूरा है। यहाँ पे गामा की वैल्यू देंगे तब जाके हम कर पाएंगे। हमको गामा नहीं पता ना मरकरी का, अगर मरकरी का गामा नहीं, देखो ये रेडियस ऑफ बल्ब पता है हमको, डायमीटर दे रखा है तो वो भी पता है हमको, ये भी पता है हमको, लेकिन गामा नहीं पता हमको। गामा के बिना ये क्वेश्चन करना नामुमकिन है, तो हमको ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, गामा देना चाहिए। देखो सोल्यूशन में गामा दिया होगा शायद। अगला क्वेश्चन है, डायोड का सर्किट है 3 पॉइंट वोल्ट से और 100 ओम से कनेक्ट कर रखा है आपने। तो ये एक डायोड है आपके पास, ठीक है, एक डायोड है और इसको आपने 100 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखा है। डायोड को आपने 100 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा रखी है 3.5 वोल्ट की। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, ये क्वेश्चन नंबर है 25, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल, जब डायोड का पी पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है या हाई पोटेंशियल पे होता है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करवाएगा ये। अब यहाँ पे जो है आइडियल डायोड नहीं है ये, तो ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल दे रखा है, वी बैरियर कितना दे रखा है? 0.5 वोल्ट दे रखा है। अगर ये आइडियल होता तो बैरियर पोटेंशियल का 0 हो जाता है। बैरियर आइडियल डायोड का बैरियर पोटेंशियल 0 लेते हैं। आइडियल डायोड में क्या होता है? वीबी कितना ले लेते हैं हम लोग? 0, कंसिडर ही नहीं करते, सीधा सीधा करंट लिख देते 3.5 डिवाइड बाय 100। लेकिन यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल कैसा बिहेव करेगा? एक अपोजिट बैटरी के जैसा बिहेव करेगा, तो आपको तो केवीएल लगाना है इसमें। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो आएगा आपके पास 3.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 100। ये बैरियर पोटेंशियल है ना, बैरियर पोटेंशियल जो दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.03 एम्पियर, या फिर दूसरे शब्दों में 30 मिली एम्पियर। तो 30 मिली एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या दे रखा है आंसर, 30 मिली एम्पियर ही दे रखा होगा, तो आंसर वुड बी 30 मिली एम्पियर। चलो आगे बात करते हैं। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 26 की तरफ चलते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m is fixed to a one end of a light spring of a force constant k and an unstressed length. The system is rotated above the other end on the angular velocity omega, the gravity free space. Then the increase in the length of the. बेटा आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन जो है बहुत सारी जगह किया हुआ है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 26 क्या बोल रहा है? 26 में आपके पास एक स्प्रिंग है, यहां से आपने इसको बांध रखा है, एक स्प्रिंग है। अभी इसकी नेचुरल लेंथ L0 है और आपने एक मास लगा रखा है। अब आपने इसको क्या किया? घुमाना स्टार्ट किया जोर से, ऐसे करके ओमेगा से घुमाना स्टार्ट किया है, ठीक है। और ओमेगा से घुमाओगे तो ये क्या होगा? इसके ऊपर अगर रोटेटिंग फ्रेम में बैठ के देखोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा आउटवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप मान सकते हो कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको स्ट्रेच करवाएगा। तो सपोज करो कंडीशन आपकी ऐसी हो जाती है कि ये जो स्प्रिंग है ये L0 प्लस एक्स, तो ये एक्स जो है इसमें एक्सटेंशन आ जाता है। अब देखो इसके ऊपर फोर्स एनालाइज कर लो। एक फोर्स तो इधर kx लगेगा और वही kx इसको क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो kx इक्वल टू fc, वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर और r जो हो जाएगा इसका L0 प्लस एक्स हो जाएगा। तो आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, रीअरेंज कर लो। तो m ओमेगा स्क्वायर L0 बराबर x कॉमन ले लो, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर।
तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m ओमेगा स्क्वायर L नॉट डिवाइडेड बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लोगों को तो, बच्चों को तो रटा हुआ भी होता है, बहुत सारे बच्चों को तो आता भी है, मेरे को नहीं आता है ना, मेरे को नहीं आता, मेरे को तो सॉल्व करना पड़ता है आज भी, क्योंकि सॉल्व करना ज्यादा अच्छा है, क्या मालूम भूल जाए। मेरे को क्या अपनी मेमोरी पे इतना यकीन नहीं है, शायद आप लोगों को हो, मेरे को तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं अपनी मेमोरी पे। तो 27 क्वेश्चन, इससे पहले मैं कैमरा रीसेट कर देता हूं, बीच में बंद ना हो, आप देखो 27 क्वेश्चन पे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन में हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। ये क्वेश्चन कल भी करवाया था। एक चेन है आपके पास और वो उसका कुछ पार्ट लटका हुआ है, टोटल लेंथ L है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं X मान लेते हैं। तो ये जो लेंथ हो जाएगी L माइनस एक्स हो जाएगी। लैम्डा को लीनियर मास डेंसिटी लिख दो, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा यहाँ पे सेंटर पे वो स्मॉल mg, वो कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी। और इसका जो मास आएगा, इसका जो फोर्स लगेगा इधर, वो लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। इसको जो फ्रिक्शन फोर्स रोकेगा वो टेंशन को बैलेंस करेगा और वो आ जाएगा म्यू इंटू एन। बस खत्म। म्यू की वैल्यू दे रखी है शायद आपको 1/4 दे रखी है, तो 1/4 एन जो हो जाएगा वो जितना नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये जो नीचे mg लग रहा है उसी के बराबर नॉर्मल फोर्स, तो लैम्डा एल माइनस एक्स इंटू जी इक्वल टू लैम्डा एक्स जी। ये कट गया, लैम्डा लैम्डा कट गया, तो आपके पास आ गया L/4 माइनस x/4 इक्वल टू एक्स। तो ये आ गया आपके पास 5x/4 इक्वल टू L/4। तो x आ गया आपके पास L/5, मतलब 20% ऑफ L, 20% ऑफ L, दिस विल बी योर आंसर। 20% ऑफ L, टोटल लेंथ का 20% लटकी रहेगी, बाकी 80% टेबल पे पड़ी रहेगी, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी आर 4 डिफरेंट डायमेंशन की क्वांटिटी है। तो ए बी सी डी 4 क्वांटिटी दे रखी है आपको, वो चारों की डायमेंशन बेटा अलग अलग है। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन आ गया ये 28 क्वेश्चन। तो आपको बोल रहा है 4 क्वांटिटी ए बी सी डी, ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन है इनकी, डिफरेंट डायमेंशन, समझ में आ गई बात, डिफरेंट डायमेंशन है। अच्छा डिफरेंट डायमेंशन है तो ए प्लस बी नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अरे डिफरेंट डायमेंशन की क्वांटिटीज को ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना ऐड कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हो। ए इंटू बी पॉसिबल, समझ में आ गई बात, ए इंटू बी पॉसिबल, ये चीजों का ख्याल रखना। फिर उसके बाद आपको एक रिलेशन दे रखा है कि एडी बराबर सी एल एन बी डी, तो एडी बराबर सी टाइम्स एल एन बी डी। तो यहां पे एक पॉइंट डाल के लिख लेना, आर्ग्यूमेंट, ये जो बोलते हैं ना इस डब्बे को, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, जैसे आपके पास एल के ब्रैकेट में जो लिखा जाए, e टू द पावर x के ब्रैकेट में, साइन के ब्रैकेट में, कॉस के ब्रैकेट में, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। ये तय बात है, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशनलेस। तो यहां पे अगर ध्यान दोगे तो जो b इंटू डी है, b इंटू डी, वो भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, डायमेंशनलेस, ठीक है। और उसी तरीके से अगर ये डायमेंशनलेस हो गया तो एल तो अपने आप में डायमेंशन, एल तो क्या है, जस्ट ए नंबर। किसी भी चीज का जो एल लोगे तो जस्ट ए नंबर आता है, जस्ट ए नंबर, और नंबर हमेशा क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। तो जस्ट ए नंबर है तो ये तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, डायमेंशनलेस। समझ में आ गई बात, डायमेंशनलेस। चलो तो यहां पे एडी जो आ जाएगा आपके पास, एडी डायमेंशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ डी, वो किसके बराबर आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ सी के बराबर। तो यहां से कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ ए मतलब डायमेंशन ऑफ डी जो है वो डायमेंशन ऑफ सी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ डी आ जाती है। ये इक्वेशन 1 है। और एक और इक्वेशन थी हमारे पास, ये थी हमारे पास एक और इक्वेशन थी, बी डी बराबर डायमेंशनलेस, ये इक्वेशन 2। इन दोनों को कुछ डिवाइड करोगे, तो कुछ रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, डायमेंशन ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ सी। तो इस बेसिस पे आप ऑप्शन चेक कर लेना, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो पॉसिबल नहीं होगा, ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं होगा, बाकी सारे पॉसिबल होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29। एक कैनन शेल फायर्ड एट एन एंगल थीटा, एक कैनन शेल है उसको आपने थीटा एंगल पे फायर किया विद हॉरिजॉन्टल ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। एक कैनन है उसको आपने फायर किया है, ग्राउंड से फायर किया है थीटा एंगल पे, और वो अपने मैक्सिमम हाइट पे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। किसमें, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, ठीक है, 29 क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। तो आपने मान लो u स्पीड से फायर किया है और ऐसे करके यहां जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट m/2 है ना, और दूसरा पार्ट m/2। तो इसके पास जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, टोटल मोमेंटम जो रहेगा इसके पास वो mu cos थीटा रहने वाला है, टोटल मोमेंटम, क्योंकि ये थीटा एंगल है तो u cos थीटा ही सर्वाइव करेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, p इनिशियल बराबर p फाइनल
इनिशियल जो मोमेंटम है वो है एम यू कॉस थीटा सिस्टम का, और जो फाइनल मोमेंटम है एक पार्टिकल इधर जाएगा तो m/2, ठीक है, m/2, और क्या बोला है इसने, m/2 एक पार्टिकल इधर जाएगा E1 काइनेटिक एनर्जी से, इसकी काइनेटिक एनर्जी E1 मान लो, इसकी काइनेटिक एनर्जी E2 मान लो, ठीक है। एक पार्टिकल जाएगा आपका इस डायरेक्शन में, तो m1 v1 प्लस m2 m/2 v2, क्लियर है, m/2 v2। ये v1 और v2 मैंने लिख दिया है। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि वन पार्ट रिट्रेसेस इस पाथ, एक पार्टिकल जो है अपना पाथ रिट्रेस करता है, ठीक है, अपना पाथ रिट्रेस करता है, मतलब मान लो ये वाला पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस करेगा। अभी रिट्रेस करने के लिए इसको क्या आना पड़ेगा इधर, इसको जो है अगर पाथ अपना रिट्रेस करना है तो क्या मैं सेफली बोल सकता हूं कि जो स्पीड से है ये फेंका गया था उसकी हाफ स्पीड से इसको या वापस आना पड़ेगा इधर। तो ये वाला जो स्पीड है हाफ स्पीड से नहीं, सॉरी, यू कॉस थीटा से जितना इधर है उतना ही उल्टा देना पड़ेगा इसको। अरे अभी यू कॉस थीटा इधर, तो अगर यू कॉस थीटा से इधर फेंकोगे तो वापस उसी पॉइंट पे आएगा। तो ये जो v1 है उसको लिख सकते हो आप यू कॉस थीटा, और v2 को v2 रहने दो, एग्जैक्टली v2 को क्या रहने दो, v2 रहने दो। तो ये जो है माइनस में लेना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम यू कॉस थीटा बराबर m/2 और माइनस यू कॉस थीटा और प्लस m/2 और v2, है ना। इसको 2 बोलो, इसको E1 को E1 बोलो, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व करते हैं यहां से, तो m/2 v2 m/2 v2 m/2 v2 बराबर, इसको इधर लेके आएंगे, इस वाले पार्ट को इधर लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा 3/2 mu cos थीटा। तो 3/2 mu cos थीटा, तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो v2 कितना आ गया 3u cos थीटा, और v1 कितना आ गया, v1 है आपके पास कितना है, ये रहा v1 u cos थीटा। आपको तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, किसका, E2/E1 निकालना है, ठीक है, E2 और E1 में रिलेशन निकालना है बेसिकली आपको। तो E2/E1 कर दो, इनका स्क्वायर करके हाफ mv, काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, हाफ mv स्क्वायर, मास तो आपको पता है दोनों का सेम है m/2 m/2, और इनका जो वेलोसिटीज है वो आपने इंडिविजुअल वेलोसिटीज निकाल ही लिया है। तो देखना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी E2/E1 क्या लिखा जाएगा, हाफ, मास तो सेम है, और v2 स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ, मास भी यहाँ पे सेम है m/2 और v1 स्क्वायर, ये कट गया, तो v1 स्क्वायर है 3u cos, तो 9u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और v1 है आपका u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर जो जाएगा तो ये आ जाएगा 9, तो E2 बराबर 9E1, दिस विल बी योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, कंजर्वेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों को टेस्ट कर लिया एक साथ। चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे। 30 नंबर का क्वेश्चन है अपना, ए सायरन एमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ए क्लिफ विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास देखना है क्लिफ है, यहाँ पे एक क्लिफ है, और यहाँ पे एक आपके पास एक साउंड का सोर्स है, कार मान लो, और वो इधर जा रही है क्लिफ की तरफ, और वेलोसिटी ऑफ जो सोर्स है वो 15 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, मान लो मैं ही बैठा हुआ हूं बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 है। तो अब ये साउंड क्या होगा, यहां से टकराएगा, टकरा के वापस जाएगा। तो आप यहाँ पे एक सूडो ऑब्जर्वर मान लो, ये कौन है, एक अपना भाई है जो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी भाई है ना, होते हैं ना लोगों के इमेजिनरी भाई। तो सोर्स इसकी तरफ आ रहा है, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एफ डैश, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये खुद ऑब्जर्वर है इस बार, उसकी तो 0 है, और इधर आ जाएगा 330 माइनस 15 और मल्टीप्लाई बाय f0, ठीक है। f0 जो दे रखा है हमको क्वेश्चन में वो 800 दे रखा है, तो हम लोग देखते हैं यहां से f डैश की वैल्यू कितनी आएगी। f डैश जो आएगा अपने पास वो 330 डिवाइडेड बाय 315 और मल्टीप्लाई बाय 800, ठीक है। इसको जब थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखते हैं, इसको कट करते हैं हम लोग, 5 से कट करते हैं, तो 5 कितना आ जाएगा, 5 6 और 3 63, और इसको 5 से कट करते हैं तो ये आ जाएगा 6 और 6 66, और 3 से कट करते हैं तो वो आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 21 इंटू 800, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो 800 सॉरी कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको डिवीजन करते हैं 1 पॉइंट, और ये आ जाएगा 1 बचेगा 10, 1.0 तो 100 हो जाएगा, 100 1.5 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इंटू 800 तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 840 हर्ट्ज, तो ये आंसर आना चाहिए 840 हर्ट्ज, नहीं तो उसके आसपास थोड़ा कम आएगा 840 हर्ट्ज से, तो आंसर 838 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा, ठीक है। 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, द एनर्जी नीडेड टू आयनाइज H एटम फ्रॉम इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आयनाइज का मतलब क्या होता है पता है, उससे आपको बाहर निकालना है एनर्जी को, और कौन सा एटम है आपका, ये हीलियम, H एटम, ठीक है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है ना, हाँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अरे सिंपल सी बात है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है 13.6, ये 31 क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हाइड्रोजन एटम है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो -13.6 EV है,
और जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट SES, ठीक है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n² होती है। तो जो एनर्जी ऑफ थर्ड हो जाएगी n बराबर थर्ड, वो लिखी जाएगी -13.6 और n की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा -1.51। तो आपको पॉजिटिव में एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो आ जाएगी, आयनाइज करने का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड ऑर्बिट में हो तो वो इसका नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो, इतनी एनर्जी अगर आप दोगे तो थर्ड ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क इनिशियली एट रेस्ट, आपका एक डिस्क है वो रेस्ट है, इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। In first 2 seconds, it rotates at an angle theta. In next 2 seconds, a disk is initially at rest, is rotated about its axis with uniform angular acceleration. In first 2 seconds, it rotates an angle theta. In next 2 seconds, the disk rotates through an angle. ये तो आसान सवाल है, ये तो बहुत आसान, ये तो सिंपल अपना डिस्टेंस वाला भी सवाल है कि एक पार्टिकल है जिसको आपने लीनियर एक्सेलरेशन दिया है। सपोज करो फर्स्ट सेकंड में ये कितना चलता है, x मीटर चलता है, तो अगले 2 सेकंड में कितना चलेगा, तो देखते हैं हम लोग कितना चलेगा। आसान सवाल है, रेस्ट से स्टार्ट किया ना आपने, तो थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा को एज इट इज लिख लो, ओमेगा 0 है, हाफ एल्फा और टी मतलब 1 का स्क्वायर, ये तो सही हो गया। अब आपको थीटा डैश निकालना है, तो अब जो है इनिशियली से 3 सेकंड हो जाएगा, तो प्लस हाफ और ये आ जाएगा एल्फा और आफ्टर 2 सेकंड मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर इन नेक्स्ट 2, अच्छा फर्स्ट 2 सेकंड में बोला है ना इसने, तो 2 का स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा नेक्स्ट 2 सेकंड में 4 का स्क्वायर। दोनों को रेशियो ले लो, तो थीटा डिवाइड बाय थीटा डैश वो आ जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा आपके पास थीटा डैश बराबर 4 थीटा। तो ये टोटल शुरू से हो गया, तो नेक्स्ट 3 सेकंड में जो आ जाएगा एंगल रोटेटेड इन नेक्स्ट 2 सेकंड, वो कितना आ जाएगा, टोटल कितना रोटेट किया है 4 थीटा, और फर्स्ट 2 सेकंड में कितना किया था थीटा, तो आंसर आ जाएगा 3 थीटा। ये खास ख्याल रखना, इसमें 4 थीटा भी आंसर दे रखा होगा। मैक्सिमम बच्चों के यहाँ पे आंसर आके ये 4 थीटा लिख देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा है कि नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना रोटेट किया। अरे फर्स्ट 2 सेकंड में थीटा रोटेट कर गया, तो टोटल एंगल 4 थीटा रोटेट किया है, फर्स्ट 2 सेकंड में थीटा रोटेट कर दिया, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में 4 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा। देखो 4 थीटा भी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन, तो वो करना नहीं हमको, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज बाय 19%, द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। तो बेटा टेंशन को डिक्रीज किया है आपने वायर में 19% से, कितने से, 19% से, तो आपको पता करना है फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज क्या होगा। तो आपको पता है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो लिखा जाता है एफ इंटू लैम्बडा, तो एफ जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ लैम्बडा, और वेलोसिटी जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा रूट टी बाय म्यू, और यहां पे आ जाएगा 1/लैम्बडा, ठीक है। अब आपने टेंशन को डिक्रीज किया है ना, वायर में जो है टेंशन को डिक्रीज किया है, तो अगर देखो तो आप फ्रीक्वेंसी F1 बाय F2 वो लिखा जाएगा T1 बाय T2 का रूट, है ना। तो T1 को अगर आप T0 ले लो, तो जो T2 है आपका वो 19%, मतलब T1 T0 माइनस 19 T0 बाय 100, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 81 T0 बाय 100, ठीक है। तो यहां से देखना आपने टेंशन आपने डिक्रीज किया है, रूट 81 बाय 100 T0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास F1 बाय F2 इक्वल टू 10 बाय 9 10 बाय 9 आ जाएगा, तो F2 आ जाएगा, वो आ जाएगा 9 बाय 10 F1, तो चेंज कितना आएगा, F डेल्टा F, वो आ जाएगा F2 माइनस F1, F2 हो गया 9 बाय 10, तो 9 बाय 10 F1 माइनस F1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 10, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है डेल्टा F, तो वो आ जाएगा 10 F1, ठीक है, और माइनस में 10% आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 10% डिक्रीज कर जाएगी, समझ में आ गई बात, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विल बी 10%। अगला क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है बेटा। Young's double slit experiment, 12 fringes are obtained to be formed on a certain segment of the screen when light of 6000 nanometer is used. The wavelength of the light is changed to 400 nanometer. The number of fringes, बेटा आसान सवाल है, तो बीटा निकाल लो। 12 फ्रिंजेस बन रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेस है उसमें 12 फ्रिंजेस बन रही है, कब, जब आपने 600 नैनोमीटर की लाइट यूज की है। तो ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे 2 स्लिट होती है, और यहाँ पे आपके पास मान लो इतने पोर्शन में 12 फ्रिंजेस बन रही है, 12 फ्रिंजेस, समझ में आ गई बात। इतने को आप कुछ वायर नाम दे दो, वाई, ठीक है, तो बीटा कितना लिखा जाएगा, टोटल वाई डिवाइडेड बाय 12, और वो क्या होता है, कैपिटल डी लैम्बडा बाय स्मॉल डी, समझ में आ गई बात। अब जब आपने लैम्बडा नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी ना, ये आपको ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस है N1, तो N1 जो है
बीटा जो है देखो एन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी स्मॉल डी डिवाइड बाय डी बराबर y डिवाइड बाय 12, ठीक है। जब ये n1 है और जब n2 लिखा जाएगा, यहाँ पे n2 लिखा जाएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे लैम्बडा 1 आएगा, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 स्मॉल डी, और y सेम रहेगा और नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हो जाएंगी, नंबर सेम सेगमेंट, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको निकालनी है यहाँ पे, n2 आपको निकालनी है, वेट ए मिनट मैं गड़बड़ कर दिया, ये यहाँ पे 12 आएगा, ये 12, ठीक है 12 और n2 आपको निकालना है, दोनों को इक्वेट कर दो तो 12 लैम्बडा 1 बराबर n2 लैम्बडा 2, ठीक है। तो n2 की वैल्यू निकालनी है आपको, 12 इंटू लैम्बडा 1 है 600 और ये है 400, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 18 फ्रिंजेस, 18 फ्रिंजेस आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा, वन फ्रॉम अप एंड अनदर फ्रॉम डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं ये कौन कहता है कि प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन नहीं पूछता है नीट। मैंने जब मैं पढ़ाया था ना ये काइनेमेटिक्स पढ़ाने लगा था, 2D काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि सर इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्शन के सवाल नहीं आते हैं, नीट जो है वो इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्शन नहीं पूछता है। लेकिन ये सरासर झूठ है, देख लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आ गया आपके सामने ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, यहां से आपने क्या किया है, यहां से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ये खुद का इसका इंक्लाइनेशन भी थीटा है, और एक और पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है ऐसे करके थीटा एंगल से, ऐसा स्पीड सेम है इनकी, ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, स्पीड पे कोई फर्क नहीं है। तो आपसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट लैंड करने का। तो देखना बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ इंक्लाइन प्लेन में हम लोग एक काम करते हैं, शॉर्ट ट्रिक लेते हैं। क्या हम लोग अपना जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था ना, एक्स और वाई, ये आपके लिए एक्स और वाई था, हम इसको घुमा देते हैं, हम इसको एक्स डैश और वाई डैश बना देते हैं, मतलब थीटा एंगल से घुमा देते हैं हम लोग, जितना ये एंगल होता है थीटा एंगल से घुमा देते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी जी था, ये जी है, ये थीटा है, इसको आगे बढ़ाओ लो ऐसे, तो ये वाला एंगल कोई मुझे बताएगा कितना होगा। देखो ये जी, ये पूरा 180 है, ये 90 है, ये थीटा है, 90 प्लस थीटा, तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा जी कॉस थीटा, ठीक है, जी कॉस थीटा। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा हमको देखना है, यहाँ पे हमको इस तरीके से कुछ देखना है। अच्छा एक और बार देख लो, थोड़ा सही से बना देता हूं मैं इसको, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखना इधर थोड़ा अच्छे से स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तब जाके एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ब्लैक पेन से बना रहा हूं मैं, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो ऐसे करके, और ये आपका वाई है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन है। इसको अगर ऐसे आगे बढ़ाओगे, ऐसे आगे बढ़ाओगे, तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो जी जो लग रहा है वो जी नीचे लग रहा है, जी, समझ में आ रही बात। तो आपको क्या करना है, जी के दो कंपोनेंट लेने हैं, तो ये आ जाएगा इधर जी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा, जी कॉस थीटा। प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा जी कॉस थीटा, प्लेन के अकॉर्डिंग आएगा जी साइन थीटा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा जाएगा टीओएफ, टीओएफ क्या लिखा जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव, है ना, और जी इफेक्टिव में इस बार ये वाला कंपोनेंट ले लेना, जी कॉस थीटा, क्लियर है। तो दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। इसको भी देख लो, इसके लिए भी अगर चाहो तो जी इधर लग रहा है तो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक इधर और एक इधर, समझ में आ रही बात, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो इधर आएगा जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो जाएगा, रेंज वगैरह सेम नहीं होगी बट टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो जाएगा इनका, समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट यू पे डिपेंड करता है, यू सेम है, थीटा प्रोजेक्शन एंगल सेम है, और जी इफेक्टिव दोनों के लिए सेम है। आगे बात करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. The initial velocity v0 is. बहुत आसान है ये तो। देखो आपने क्या किया है, ग्राउंड को, एक बॉल को फेंका है यहां से v0 से, ठीक है, नीचे की तरफ, कितनी हाइट से फेंका है, 20 मीटर, हाइट ऑफ 20 मीटर से फेंका है आपने, 20 मीटर से फेंका है आपने, 20 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर, यहां पे आती है, रिबाउंड करती है, वापस ऊपर जाती है और सेम हाइट तक जाती है। तो मान लो यहां पे v डैश हो जाती है इसकी स्पीड, तो कोई मुझे बताएगा कि v डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, तो v डैश का स्क्वायर जो होता है वो 2gh लिखा जा सकता है। तो यहां से v डैश जो आ जाएगा मेरा, v डैश वो कितना आ जाएगा, √2gh, 2 इंटू जी इंटू 10, और h की वैल्यू 20 है, तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने क्या किया है, इनिशियल वेलोसिटी इज v0, द इनिशियल वेलोसिटी इज v0, है ना, v डैश की वैल्यू मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड आई है, इस लूसेस 50% ऑफ एनर्जी इन कोलिजन एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन
कोलिजन 50% ऑफ एनर्जी ये लूज करता है अपना कोलिजन में, कहीं तो गड़बड़ किया है। देखो दोबारा करने की कोशिश करते हैं इसको, आंसर में थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है। 50% ऑफ कोलिजन में एनर्जी लूज करता है। सपोज करो आपने V0 से फेंका है इसको, तो यहां आते आते जो इसकी स्पीड हो जाएगी, देखो क्या लिखा जाएगा, हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यू इसकी स्पीड, फाइनल स्पीड V स्क्वायर बराबर U0 स्क्वायर, मतलब V0 स्क्वायर प्लस 2GH, मतलब 2 इंटू जी कितना है 10 और H कितना है इसका 20। समझ में आ गई बात। तो V स्क्वायर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा V0 का स्क्वायर प्लस 400। ये कोलिजन के टाइम पे इसकी स्पीड। अब जब रिबाउंड करेगी तो इसकी स्पीड V डैश हो जाएगी, और रिबाउंड करने के बाद ये सेम हाइट तक जाती है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी मतलब 10 और इंटू H मतलब 20। तो ये आ जाएगा V डैश आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। V डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोलिजन के बाद जो इसकी स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तभी ये 20 मीटर की हाइट तक जा पाएगी। कितनी हाइट तक जा पाएगी, 20 मीटर की हाइट तक जा पाएगी। ठीक है, 420 मीटर की हाइट तक जा पाएगी। तो इसकी स्पीड जो है वो 50%। काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी जाएगी इसकी, अभी हाफ m V डैश का स्क्वायर मतलब 400। और ये जो इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी लिखी जाएगी, अब रेशियो जो है वो हाफ होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो है हाफ m इंटू 400, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो है हाफ इंटू m इंटू V0 का स्क्वायर प्लस 400, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये कट गया आपका, और आपके पास आंसर आया है 400, मतलब 800, 400 इंटू 2 इक्वल टू V0 का स्क्वायर इंटू 400। तो यहां से आप गया V0 का स्क्वायर प्लस 400, तो ये आ जाएगा आपके पास V0 का स्क्वायर इक्वल टू 400, 800 माइनस 400 मतलब 400, तो V0 आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। 20 मीटर पर सेकंड से आपने फेंकना है उसको, और फिर रिबाउंड करके वापस जाएगी, तो आपको सेम हाइट तक पहुंच जाएगी वो। क्लियर है ये चीज। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। Two men weighs in ratio 4:3 run up a staircase in time 12:11. The ratio of the power to the first to the second. तो बेटा ये तो आसान है। पावर जो होता है वो होता है वर्क डन। पावर जो लिखा जाएगा, पावर वो होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम, W डिवाइडेड बाय T। तो पावर जो होगा एक का, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 37। तो पावर जो होता है, पावर P होता है वो W बाई T लिखा जाता है। तो P1 बाय P2 है ना, दोनों का रेशियो आ जाएगा T2 बाय T1 और W1 बाय W2। ये पावर का रेशियो आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गई बात। अब आपसे जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। टू मैन वेट्स, तो वर्क डन जो लिखा जाएगा वो M1G और H1 डिवाइड बाय M2G H2 और मल्टीप्लाई बाय T2 बाय T1। समझ में आ गई बात। अब मास का रेशियो दे रखा है उनको 4:3, तो 4/3, जी तो कैंसिल हो गया, और हाइट भी सेम हाइट तक जा रहा है, तो टाइम का रेशियो दे रखा है, तो सेम हाइट तक जा रहा है, तो जी 1:1, हाइट भी बराबर है ना, सेम हाइट तक जा रहा है H1, और टाइम का रेशियो कितना दे रखा है T2 बाई T1, तो वो 11/12। ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 11/9 आ जाएगा पावर P1 बाय P2। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे, द रेशियो पावर ऑफ द फर्स्ट, आ गया ना, 11/9 आंसर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 38, द रेडियस वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ रेस्पेक्टिवली गिवन द एंगुलर। बड़ा आसान है, तो रेडियस वेक्टर दिया हुआ है आपको, आर वेक्टर दिया हुआ है, और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर दिया हुआ है। आर वेक्टर दिया हुआ है आपको, और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर दिया हुआ है। तो देखना आर वेक्टर कितना दिया हुआ है, ये 38 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आर वेक्टर कितना दिया हुआ है आपको, आर वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है, शायद वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो लीनियर मोमेंटम मतलब p वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आपसे क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम, तो बहुत आसान है, तो r क्रॉस p, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका i j k, सबसे पहले r वेक्टर तो 2 2 1, फिर p वेक्टर 2 माइनस 2 1, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे करना है, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 और फिर माइनस j कैप, फिर बचेगा आपके पास 2 माइनस 2। ठीक है, फिर आएगा आपके पास k कैप, तो वो आएगा आपके पास -4 -4। तो आंसर आ जाएगा आपके पास -4i कैप प्लस 0 और -8 k कैप। दिस विल बी योर आंसर, -4i कैप -8 k कैप, -4 नहीं प्लस 4i कैप, ये 4 हो जाएगा ना, तो +4i कैप और माइनस। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक क्वेश्चन है, चैलेंज क्वेश्चन है, जो भी आंसर करेगा उसको एक अभी तक गिफ्ट मैं दूंगा एक बच्चे को,
अभिषेक नाम है शायद उसका, अभिषेक मलेश्कर है, ऐसे कुछ नाम है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, कौन सा, अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था। तो बड़ी कॉइल थी और छोटी कॉइल थी, और बड़ी कॉइल को मैंने प्राइमरी माना था और सेकेंडरी कॉइल को सेकेंडरी मान के म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था। मैंने आपको बोला था वाई से वर्षा करो, सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल मानो, जो छोटी कॉइल है उसको प्राइमरी कॉइल मानो, बड़ी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल मानो, और फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो और देखो कि बराबर आता है क्या। मैंने आपको बोला था बराबर नहीं आएगा, और मैंने आपसे रीजन पूछा था क्यों नहीं आएगा। तो आई थिंक अभिषेक ने आंसर किया एंड ही डिजर्व्स वन प्राइज गिफ्ट। तो मेरी तरफ से उसको गिफ्ट भेजा जाएगा। आई हैव आस्क्ड फॉर द एड्रेस एंड ऑल, वो भेजेगा तो मैं उसको अपनी तरफ से गिफ्ट भेजूंगा। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी, क्या ओमेगा और एल और ओमेगा, एल क्या लिखते हैं हम लोग, एल बराबर आई ओमेगा लिखते हैं ना। तो मेरा सवाल है कि क्या एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, क्या वो सेम डायरेक्शन में होंगे या नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करना मुझे कॉल पे कर देना, कमेंट सेक्शन में कर देना, ये तो वीडियो यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कर देना, व्हाट्सएप कर देना, जैसे भी पीवी सर को कॉल करके बता देना, मुझे कॉल करके बता देना, किसी को भी, जिसका भी पहला आंसर आएगा ही विल गेट एक नाइस प्राइज फ्रॉम माई साइड, ठीक है, एक गिफ्ट मिलेगा उसको मेरी साइड से। तो टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।